जैसी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हर बार पिच पर उतरने पर होती थी। हर पारी में सेंचुरी की उम्मीद, हर बार उनकी बैटिंग की बदौलत भारत की जीत की उम्मीद। कुछ ऐसी ही अपेक्षाओं और आशाओं के रथ पर सवार होकर नरेंद्र मोदी भी दिल्ली पहुंचे। बोलो, जम करके बोलो, आपके दिल की आवाज उठाऊं, आपके सपनों को शब्दों में रखूं, तो आप मेरी मदद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। देश विदेश में अपने सपोर्टर के बीच उनका रुतबा किसी सुपरस्टार जैसा है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, शायद इतना प्यार हिंदुस्तान के किसी राजनेता को नहीं। और उनसे भी कुछ वैसे ही अनूठे करिश्मे की उम्मीद की जा रही है जैसा हिंदी फिल्मों में सुपरस्टार करते हैं। पिछला एक साल इन्हीं उम्मीदों के बरख्श प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबी को तौलने में निकला। 5 साल में जो काम नहीं हुआ था रिफॉर्म साइड पे, तो काफी उम्मीद थी मोदी सरकार से। सो हमने जो मार्केट के प्लेयर्स है उन्होंने T20 मैच खेलने का ट्राई किया और मोदी जी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो उसमें जो गैप है, वो गैप की वजह से ये जो बिल्टअप हो रहा है और आप समय से पहले भाग रहे हो, फिर आप करेक्शन दे रहे हो, फिर आपका एक बिल पास नहीं हुआ था, बोलो GST पास नहीं हुआ, डिले हो गया, बट आपने ये नहीं देखा कि कोल ऑर्डिनेंस पास हो गया, आपने ये नहीं देखा कि आपने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स शुरू किए, आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ है, जो इतने 13-14 करोड़ जनधन अकाउंट खुले, 1 करोड़ रुपए कार्ड खुले, जिससे 12-13 हजार करोड़ डिपॉजिट आई, इतने लोग को DBT का बेनिफिट मिलेगा इसकी वजह से, डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम का। यहाँ पे जो सबसे बड़ी सक्सेस जो रही है वो है कि अभी तक वो अपनी जो एनर्जी है और जो एंथुजियाज्म जो थी उसको सस्टेन कर पाए हैं पूरे कंट्री में। फेलियर ये है कि जो बड़ी बड़ी चीजें करनी थी, जैसे ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना है, जैसे कि बाकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जैसे बैंकों की है, लेबर लॉस की है, वो सब में उनका हाथ ठहर गया है। पार्टियों की राजनीतिक मजबूरियों को छोड़ दे तो कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा कि एक साल में कुछ नहीं हुआ। महंगाई कंट्रोल में है, ग्रोथ में तेजी दिखी है, आगे और रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। दूसरे फिस्कल टारगेट भी काबू में है। टॉप लेवल पर करप्शन की चर्चा नहीं हो रही। फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी के ठोस प्लान पर एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन इसके लिए सरकार को समय देने की जरूरत है। कि सरकार बहुत सारी कदम उठाए हैं। A lot of actions have been initiated. Some of the actions have not maybe finished, but I think we need to give reasonable time. कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जिसको हम फेरेंगे और सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, ये तो नहीं होने वाला है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि सस्टेनेबल तरीके से ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो तो टाइम देना उचित है। मैं समझता हूँ कि ऑन द ग्राउंड भी अब इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने पहले साल में अच्छी इकोनॉमिक डिलीवरी की है। अगर एक साल में इतने पॉलिसी डिसीजन हुए, कई फ्रंट पर एक्शन शुरू हो गए हैं, तो फिर सरकार के कामकाज की इतनी स्क्रूटनी, उनमें कमी निकालने की होड़ क्यों होनी चाहिए? मोदी को नंबर देने में कंजूसी करने वालों का मानना है कि मोदी को जो भारी बहुमत मिला है, उसके बाद उन्हें शुरुआती दौर में ही बड़े फैसले करने चाहिए। छोटे छोटे किस्तों में बदलाव का बड़ा असर दिखता नहीं है। काफी चीजें उन्होंने की हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप बड़ी चीजें नहीं कह सकते। सरकार तो कहेगी हमने बहुत बड़ा ये काम किया, बट अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आप देखें तो ये बड़ी चीजें नहीं हैं। लेबर लॉस कर रहे हैं तो छोटा सा कर दिया, बड़ा सा करना चाहिए था। तो जो पहला 6 महीना था, जो मौका था, वो जहां वो गंवा बैठे, तो वो दिसंबर के इलेक्शन के बाद में बड़ी चीज करने का जो एक चांस होता है, एक अवसर होता है, वो निकल गया है। वैसे इन छोटे छोटे फैसलों को ठोस और असरदार मानने वाले लोग भी हैं। बिग टिकट करप्शन था, जो स्कैंडल्स आए दिन, कॉमनवेल्थ, कुछ 2G स्कैम, कहीं पे कोई और मसला, वो भी सब बंद हो चुका है। तो ये दो मैं मानता हूं कि सबसे बड़े
अचीवमेंट्स हैं मोदी जी के। एक और छोटा अचीवमेंट ये है कि जो लोग मानते थे कि मोदी जी आके बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, कोई एक नया भारत बनाएंगे, कोई उनके पास मॉडल है, वो लोग निराश हुए हैं। जीएसटी एक बहुत बड़ा चेंज है। 29 स्टेट्स है इंडिया की, वो अपने टैक्स का अधिकार दे रही है, दे आर गिविंग इट अप। तो इतना आसान नहीं होना चाहिए, और अगर उस पर डिबेट है तो वो रिजॉल्व होना चाहिए। हम अगर सहमत है कि नहीं, वो मामला इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट है तो उसको आप रिजॉल्व कीजिए। तो आई थिंक ये 3 महीने का डिले जो हो रहा है उससे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये रिफॉर्म जो है वो अगले 50 साल तक चलने वाला है, तो उसमें 3 महीने कहाँ हम गिनने जाएं। एक खास मुद्दा जिस पर सरकार की आलोचना हुई है वो है टैक्स विवाद। मोदी सरकार जिस टैक्स टेररिज्म को हटाने की बात कर सत्ता में आई, उसके एक्शन से वो वादा पूरा होता नहीं दिखा। विदेशी निवेशकों में मैट के मुद्दे पर लंबे समय तक दुविधा बनी रही। सरकार ने सफाई देने में देरी की, फिर सफाई पर भी सवाल उठे। सरकार ने ऐसे टैक्स विवादों को निपटाने के लिए एपी शाह की अगुवाई में कमेटी बना दी, पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर के बीच मैसेज सही नहीं गया। डेफिनेटली हम अपने ही एक्सपीरियंस में से सीख सकते थे। जब तक हम कैपिटल को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक हम फॉरेन इन्वेस्टर को वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि भाई आपके पैसों की हमें कीमत है, और हम अपनी पॉलिसीज के ऊपर जिसकी वजह से आप यहाँ पे आएंगे उसे आपको बताए बगैर चेंज नहीं करेंगे और रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये कॉन्फिडेंस हम इन्वेस्टर्स को नहीं देंगे तब तक तो मार्केट में ये वॉलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी। एक मिस्टेक हुई, मानो आप एक बार की एक मिस्टेक हो गई, उसको रेक्टिफाई हुआ कि नहीं, इंटेंशन क्या था, रेक्टिफाई हो गया, तो मेरे हिसाब से आगे भी थोड़ी मिस्टेक्स होगी, लेकिन अगर सरकार रेक्टिफाई करती रहेगी तो आई थिंक इट्स ओके। मतलब उतना इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट कि सब परफेक्ट होगा। पहले साल में मोदी के कुछ बड़े मिस के तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को भी गिनाते हैं। मेक इन इंडिया स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार के मौके निकालने पर फोकस है, लेकिन अभी चूंकि मैन्युफैक्चरिंग में काम शुरू नहीं हुआ तो इसका असर दिखने में वक्त लगेगा। बीमार पीएसयूज और सरकारी बैंकों के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर में रहने वाले हैं उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास कैपिटल नहीं है, इसलिए वो लेंडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक लेंडिंग स्टार्ट नहीं होता तब तक रिवाइवल नहीं हो सकता। इसलिए आपको पहले सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं करना था, इनको रिकैपिटलाइज करना था, जो जिन्हें स्टेट सेक्टर में रहना है, वो नहीं किया। हकीकत में देखें तो मोदी को किसी भी बड़े कानून को बनाने के लिए विपक्ष का साथ चाहिए। राज्यसभा में बहुमत नहीं है, यही वजह है कि लैंड और जीएसटी जैसे अहम बिल फंसे हैं। 2017 के पहले राज्यसभा की तस्वीर बदलने की उम्मीद भी नहीं है। अगर बड़े फैसले तब तक के लिए अटके तो उन्हें लागू करते करते लोकसभा चुनाव फिर से दस्तक दे रहा होगा। तेजी अब मोदी जी के लिए मूल मंत्र होना चाहिए। खुद बीजेपी विपक्ष को साथ लेकर चलने की पहल भी कर रही है। हम सबको साथ लेकर, सबको अकोमोडेट करते हुए सारे विचारों को, लैंड एक्विजिशन के बारे में भी देश के प्रधानमंत्री आज भी कह रहे हैं फ्रॉम द रूफटॉप कि अभी भी सजेशन दीजिए, वी आर ओपन टू द आइडियाज, सो देयर इज नो काइंड ऑफ एनी स्टबॉर्न अप्रोच। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है देश का जो वायुमंडल है उसमें। दिल्ली में जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वो है खुद मोदी। नरेंद्र मोदी के कामकाज का एक तरीका रहा है। कहा जाता है कि वो अपने सहयोगियों और अफसरों को काम की आजादी तो देते हैं, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखते हैं। यही वजह है कि हमने एक मजबूत पीएमओ को उभरते देखा है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पीएमओ के आरोप झेल चुकी कांग्रेस पावरफुल पीएमओ पर सवाल उठा रही है। यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट के नाम पे एक आदमी की सरकार, एक दफ्तर की सरकार बन गई है। सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया गया है। सब निर्णय, नीतिगत निर्णयों का भी केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है। पीएमओ का साइज बहुत बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि जो चीजें पहले पीएमओ और बाकी मंत्रालयों में घूमती थी, अब शायद वो पीएमओ के अंदर ही घूम रही हैं फाइलें। तो स्टाइल जो है वो जो डेलीगेशन जितना होना चाहिए वो शायद हो नहीं रहा है। जो उनका गुजरात में तजुर्बा था
कि बगैर कोई सरकारी एक्सपीरियंस के इतना बड़ा ओहदा संभालना, वो ही उन्होंने आके दिल्ली में किया है। पहले कुछ हफ्तों कुछ महीनों में जाना है कि कौन लोग हैं जिनके जरिए उनको काम अपना करवाना है। वो लोग को अपने करीब लाए हैं, खास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी में है। लेकिन ये सवाल अब भी पूछे जा रहे हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी पर पीएम का पूरा कंट्रोल बन गया है? सबसे बड़ी खामी जो रह गई है मेरे ख्याल में वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स जैसे पहले थे वैसे ही हैं। मैं ये आईएएस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो करते हैं, वो ठीक है, जो भी है ऑफिसर लेवल पे ठीक है। मैं लोअर ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। उन पर जो जैसे चंद्रबाबू नायडू जब पहली बार आए थे, जिस तरह का ब्यूरोक्रेसी पे, लोअर ब्यूरोक्रेसी पे असर पड़ा था, उस तरह का असर मोदी जी नहीं ला पाए हैं। मशहूर पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने अपनी कवर स्टोरी में मोदी को भारत का वन मैन बैंड बताया है, पर कहा है कि भारत को जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो एक आदमी के बूते की बात नहीं है। आगे देखेंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को खेल में वापसी का चांस दिया है? उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है और इसलिए वो जरा ज्यादा चीख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी विपक्ष के हमलों का जवाब अपने आक्रामक तेवर से दे रहे हैं। एक साल खत्म होने से ठीक पहले रिंग में विपक्ष की वापसी मोदी सरकार को परेशान करने वाली हो सकती है। लंबी छुट्टी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुखर नेता के नए रोल में नजर आ रहे हैं, ज्यादा जोश में और आक्रामक। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। फिक्र इस बात को लेकर है कि विपक्ष के हमले के सामने क्या गवर्नेंस का एजेंडा पीछे चला जाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक मजबूरियों के सामने झुक जाएंगे? बीजेपी इनकार करती है। हमारे प्रधानमंत्री किसी भी इस तरीके के लोक लुभावनवाद के प्रेशर में आने वाले में से नहीं है। ही इज नॉट समबडी हु विल इजीली गिवन टू द पॉपुलिस्ट प्रेशर। तो पॉपुलिज्म के विरोध में ही वो हमेशा काम करते रहे हैं। पर ये डर गैर वाजिब भी नहीं है। विपक्ष जमीन अधिग्रहण बिल को सरकार के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस और दूसरी विपक्ष पार्टियां मोदी सरकार को कॉरपोरेट का हितैषी और किसानों गरीबों का विरोधी बता रही है। लोकसभा में जबरदस्त जीत के बाद दिल्ली में मिली करारी शिकस्त से भी बीजेपी दबाव में है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार के कामकाज पर चुनावी राजनीति का असर दिख सकता है। हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, आफ्टर ऑल राजनीति कर रहे हैं, तो जो भी एक्शंस होंगे वो बिल्कुल पॉलिटिकली ओरिएंटेड होंगे, इलेक्शन ओरिएंटेड होंगे और लाजमी है, होना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ उसमें ये चीज मैसेज जाना चाहिए कि वो वाकई में कर रहे हैं, सिर्फ ये ना दिखे कि ये कोई दिखावे के लिए किया जा रहा है। मोदी के लिए परेशानी सिर्फ विरोधी ही नहीं, अपने भी पैदा कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर और बाहर नेताओं की एक जमात है जो लोकसभा में पार्टी को मिले जनादेश को नहीं समझ पाया है। चुनाव से पहले बीजेपी को लेकर जो डर जताए जा रहे थे, उन्हें गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज जैसे नेता अपने विवादास्पद बयानों से सही साबित करने पर अड़े हुए हैं और ऐसी ताकतों को उनकी हद दिखाने में मोदी भी गुरेज कर रहे हैं और इसे राजनीतिक विश्लेषक मोदी की पर्सनल माइनस में गिनते हैं। जो पानी सर के ऊपर चला गया तब मोदी की तरफ से
कुछ बड़े सटल तरीके से उनको रोकने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया गया या फर्म स्टेप नहीं लिया गया जिससे ये दिखे कि हाँ ये चीज हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस बात का अगर मैसेज नहीं जाता है तो मुझे लगता है कि मोदी की इमेज पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये हमें मानना होगा कि कुछ ऐसी हकीकतें हैं हिंदुस्तान की जो कोई एक बंदा आके बदल नहीं सकता। आप ये नहीं मान के चल सकते हैं कि आपके जो सांसद हैं देख लें, उनमें से कई ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं गए, जो पढ़े नहीं, तो उनमें से दो चार कुछ जाके गालियां बक दें तो क्या उसका जिम्मा हमें पीएम पे थोपना चाहिए? शायद थोपना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर मोदी से अहमदाबाद के लोग तो जमाने से वाकिफ थे। पिछले एक साल में डिप्लोमैट मोदी का नया रूप हमें देखने को मिला है। बंद कमरों से निकलकर विदेश नीति पब्लिक के बीच पहुंच गई। मोदी के आलोचक देश से ज्यादा उन्हें विदेश में रहने के तंज कस रहे हैं, पर एक साल में मोदी की जो यादगार तस्वीरें हैं वो विदेशी नेताओं के साथ ही याद आते हैं। एक बड़ा तबका है जो मानते हैं कि मोदी ने विदेश में भारत का रुतबा बढ़ाया है। इंटरेस्ट लूज हो रहा था भारत में, और भारत की हरदम ये रेपुटेशन रही है कि ये एक ऐसा देश है जिसका बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये हरदम अंडर अचीव करता है। तो मेरे ख्याल वो जो पिछले 7-8 साल में ये एक तासुर बना था दुनिया भर में, उसको कुछ हद तक हटाने में मोदी जी कामयाब हुए हैं, इस पे कोई शक नहीं है। और एक दोबारा से इंटरेस्ट रिवाइव हुआ है, उन्होंने भारत को दोबारा से रीपैकेज करके पेश किया है। भारत का जो इमेज बन गया था कि एक असफल देश जिसको डायरेक्शनलेस सरकार और घोटाले पे घोटाले इतने आ रहे थे, इसमें बहुत सारा परिवर्तन आया है। और खास करके हमारे जो डायस्पोरा कहा जाता है, जो करोड़ों भारतीय जो बाहर रहते हैं विदेश में, उनको जो अभी इन्वॉल्व किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये हमारा फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत हेल्प कर रहा है। ये जरूर है कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक रीजंस करके भारत में जो थोड़ा कमजोरी पड़ गई थी, बाहर से निवेश नहीं आ रहा था, या बाहर के देशों में थोड़ा उनको ये लगने लगा था कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से रुकावट में आ गई है, चल नहीं रही है। उसको प्रोजेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी हद तक सफल हुए हैं। 18 देशों के दौरे के सिलसिले में 57 दिन देश से बाहर रहने के लिए मोदी की आलोचना भी हो रही है, पर एक्सपर्ट को इससे ज्यादा इस बात की फिक्र है कि पाकिस्तान को लेकर मोदी की पॉलिसी साफ नहीं है। पाकिस्तान के साथ एक तरह का, जिसे मैं कहूंगा स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन, जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, फिर यू टर्न लिया और अब गाली भी खा रहे हैं और क्रिकेट खेलने को भी तैयार हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल ये कंफ्यूजन दिखाता है। बॉर्डर पे गोलीबारी हो या फूल फेंके, ये पिछले 12 महीनों में सब कुछ हो चुका है। तो एक स्किज़ोफ्रीनिया सा है पाकिस्तान की पॉलिसी में, जिसको मैं मानता हूं कि मोदी जी अगर साफ नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। मैं मानता हूं कि वो इसको एड्रेस करेंगे और शायद जल्दी करेंगे। मोदी जैसे बड़े ब्रांड से अगर कोई छोटी चूक भी होती है तो उसका नुकसान कहीं ज्यादा होता है। फिर खुद का नामधारी सूट हो या फिर विदेश में जाकर लोगों के बीच भारत में जन्म लेने की शर्मिंदगी का बयान, मोदी जी को इन बातों से बचना होगा। उन्हें ख्याल रखना होगा कि वो अब देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे मामूली चूक पर सवाल पूछा जाएगा। मीडिया को लेकर बीजेपी की तरफ से शिकायत नहीं तो ये उल्हाना आती रही कि मीडिया थोड़ा ज्यादा कंजूसी कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि ये धारणा अभी खत्म होने वाली नहीं है। ये हमें मान के चलना ही था कि जब वो सरकार में आएंगे तो कुछ उनकी आलोचना होगी और इस आलोचना का जो जवाब है वो मोदी जी की ओर से एक तीखापन है, एक खटास सी है, जो मैं मानता हूं कि बढ़ेगी। क्रिटिसिज्म मुझे नहीं लगता है, जो भाई आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी में जो हकीकत है उसको अगर बयान नहीं करेगा तो मीडिया फिर अपनी ड्यूटी कहां कर रहा है? इतना, और जो अभी तक क्रिटिसिज्म है वो मुझे लगता है बहुत कम है। अब वक्त आया है कि ज्यादा होगा अगर कॉन्क्रीट एक्शन नहीं दिखाएंगे। वैसे मोदी का कम्युनिकेशन तगड़ा है, खुद अच्छे वक्ता है, सोशल मीडिया से लेकर टीवी और प्रिंट के लिए कारगर स्ट्रेटेजिस्ट भी है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक इस मामले में वो सभी नेताओं पर भारी पड़े हैं।
सरकार में आने के बाद भी मन की बात जैसी पहल से उन्होंने उस आबादी से सीधा संवाद जोड़ा जो संचार के माध्यमों से सीधी नहीं जुड़ी है। यहाँ खतरा सिर्फ ये है कि ज्यादा कम्युनिकेशन के चक्कर में सरकार एक ही बात को दोहराने न लगे। ध्यान रखें कि पब्लिक को बोर करने के अपने नतीजे होते हैं। सरकार के कामकाज का आकलन करने के लिए 1 साल बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। ज्यादातर सर्वे में मोदी जी की लोकप्रियता बताती है कि लोग समय देने को तैयार हैं। सरकार ने अच्छे दिनों की बुनियाद रखी है। बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, बुरी सोच गई कि नहीं गई, बुरे हालात बदले कि नहीं बदले। तो मोदी जी अभी शायद जोरदार हाँ सुनने को ना मिले, लेकिन लोगों की उम्मीद बरकरार है। आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि चाय गर्म है, बस आपको एक्शन से गर्माहट बनाए रखनी है।